Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. This is our second lecture on the study of sound. इससे पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि साउंड वेव्स जब प्रोपगेट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल जब वेव्स प्रोपगेट होती है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, अब ये वाइब्रेशंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो है, बट साउंड वेव प्रोपगेट होते समय मीडियम में क्या चेंजेस आते हैं. समझो एयर से साउंड वेव ट्रैवल हो रही है, एयर में साउंड ट्रैवल हो रही है, तो एयर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एयर के पार्टिकल्स में क्या होता है, लेट अस सी. तो एयर इज द मीडियम हियर. ये साउंड वेव किस में से ट्रैवल हो रही है, एयर इज द मीडियम. You know sound can travel through solids, liquids as well as gases. Sound cannot travel through vacuum. साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं होता. वैक्यूम किसे कहते हैं, टोटली ब्लैंक स्पेस जहां एक भी पार्टिकल नहीं है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, जहां एक भी पार्टिकल नहीं है किसी चीज का, टोटली ब्लैंक एम्प्टी स्पेस, उसको वैक्यूम कहते हैं. और मून पर वैक्यूम है कहा जाता है. तो मून पर साउंड ट्रेवल नहीं होता. अगर अपनी ये क्लास मान लो मून पर हो रही होती है, मेरे आमने सामने आप बैठे होते और मैं लिप मूवमेंट कर रहा होता तो भी आपको आवाज मेरी नहीं सुनाई देती. मून पर एक की आवाज दूसरे पर्सन को नहीं सुनाई देती, बिकॉज मून पर वैक्यूम में कहा जाता है. और साउंड को, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को ट्रैवल होने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए जो वाइब्रेट हो सके. और साउंड पे तो और मून में पार्टिकल्स ही नहीं है. मून पर, मून के सरफेस पर पार्टिकल्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मून के सरफेस पर साउंड ट्रैवल नहीं होती. तो चलो ठीक है. अब देखो, ये पर्सन ने जैसे ही अबे कहा, ये पर्सन ने जैसे ही गाली बकना स्टार्ट किया, अबे कहा, तो इसके लंग्स से एयर निकली, यहाँ एक फर्स्ट पार्टिकल से टकराई. थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स क्राउडेड हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स को पीछे से धक्का मिला तो पार्टिकल्स की भीड़ जमा हो जाएगी यहाँ पर. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, many particles of the medium will get crowded here. पार्टिकल्स यहाँ जमा हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स. क्यों, आप इमेजिन कर सकते हो कि रेलवे स्टेशन पर जनरल कोच का, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट निकालने के लिए 150 लोग, 20 लोग खड़े हैं और किसी ने पीछे से धक्का मार दिया. या आपके स्कूल में असेंबली हो रही है, प्रेयर हो रही है, लाइन से स्टूडेंट्स खड़े, किसी ने पीछे से धक्का मार दिया, तो क्या होता है, सब कॉम्प्रेस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं नजदीक. तो अगर ऐसा होता है जहां पर, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन. वी कॉल इट कॉम्प्रेशन. कॉम यानी टुगेदर. किसी भी इंग्लिश वर्ड में प्रेफिक्स अगर कॉम आ जाए, COM, कॉम, तो उसका हमेशा मतलब होता है टुगेदर, मिलजुल कर. और प्रेस यानी प्रेस हो जाना. तो कॉम्प्रेशन यानी पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स क्या हो गए, सब एक जगह जमा हो गए. अब ये जो फर्स्ट यहाँ का जो पार्टिकल है, मैं जिसको बड़ा कर देता हूँ जानबूझकर, ये जो पार्टिकल था, सबसे इधर वाला पार्टिकल, सबसे लेफ्ट वाला ये पार्टिकल, इसने क्या किया, इसको गुस्सा आया. ये पार्टिकल जमा हो गए, इसको गुस्सा आया. इसने क्या किया, आगे के पार्टिकल्स को भी धक्का मारा और पीछे वालों को भी धक्का मारा. तो पीछे वाले पहले चिपके थे, पीछे वालों को धक्का जैसे ही लगेगा तो पीछे वाले पार्टिकल्स को इतने जोर के धक्का मारेगा ये कि पीछे वाले पार्टिकल जो इसके पीछे थे, जो चिपक गए थे, जहां कॉम्प्रेशन बन गया था, अब वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से. और ये जो नॉर्मल डिस्टेंस था पार्टिकल्स के बीच में, उससे भी दूर दूर चले जाएंगे, ऐसे बहुत दूर दूर चले गए. तो ये जब पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं रेयरफैक्शन. रिमेंबर स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर के कम नहीं हो जाते, लेकिन अब मुझे समझाना है और यहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पार्टिकल्स 3 ही बनाया. तो पार्टिकल्स को पीछे, इसने क्या किया, पीछे वालों को धक्का दिया. समझो ट्रेन की टिकट निकालने के लिए, जनरल कंपार्टमेंट की टिकट निकालने के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे 10 लोग और खड़े हैं. 10 लोगों ने वो 10th नंबर का जो लास्ट वाला था पर्सन, उसने धक्का मारा तो हम सब चिपक गए, मुझ पे आके सब भिड़ गए, कॉम्प्रेशन हो गया. अब मुझे गुस्सा आया तो मैंने आगे वाले जो मुझसे, मान लो आगे भी कुछ लोग हैं मेरे, तो मैं उनको भी धक्का दूंगा और पीछे वालों को भी धक्का दूंगा. तो क्या हुआ, या रजनीकांत है समझो, तो रजनीकांत ने पीछे वालों को धक्का दिया तो सब दूर दूर जाके दूर हो गए. तो यहाँ बन गया पार्टिकल्स दूर दूर हो गए. कॉम्प्रेशन किसको कहते हैं, हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. कॉम्प्रेशन है ना, ताकि समझने में आसानी हो जाए. व्हाट इज अ कॉम्प्रेशन, द रीजन, स्पेस, रीजन बोलो या स्पेस बोलो, आपकी मर्जी है. The region where
the particles of the medium, the region where the particles of the medium are crowded together to get her together is called a compression. जहां पार्टिकल्स एक साथ बहुत सारे जमा हो जाते हैं हम उसको कॉम्प्रेशन कहते हैं। थोड़ी देर पहले ये रेयरफैक्शन बनने से पहले यहाँ पर क्या बना था, यहाँ कॉम्प्रेशन बन गया था, सब पार्टिकल्स एक साथ आके जमा हो गए थे, एयर के पूरे पार्टिकल्स यहाँ आके जमा हो गए थे। जैसे इस पर्सन ने अबे कहा तो इसके मुंह से एयर निकली और वो एयर, इसके मुंह की एयर के पार्टिकल्स ने बाकी सब पार्टिकल्स को चिपका दिए, एक दूसरे से नजदीक नजदीक कर दिए। सो ऑल दोज पार्टिकल्स were congested together, crowded together. The particles came very close to one another, and there was a compression. The pressure increased here. हर पार्टिकल एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहा है, वहाँ प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कॉम्प्रेशन होता है। कॉम यानी टुगेदर, प्रेस यानी प्रेशर यानी प्रेस करना, तो पार्टिकल्स प्रेस हो गए थे, तो दैट इज कॉम्प्रेशन। फिर ये फर्स्ट पार्टिकल ने क्या किया, ये वाले पार्टिकल जिसको मैंने बहुत लंबा पार्टिकल बनाया जानबूझ के समझाने के लिए, तो ये पार्टिकल ने पीछे वालों को भी धक्का मारा और आगे वालों को भी धक्का मारा। तो जब पीछे वाले को धक्का मारा तो इतना जोर के धक्का मारा कि सब पहले जितने नजदीक थे उससे भी ज्यादा दूर दूर चले गए, क्योंकि इसने बहुत पावरफुल धक्का मार दिया। तो अब पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत दूर चले गए। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते तो हम उसको, उस एरिया को, उस स्पेस को, उस जगह को रेयरफैक्शन कहते हैं। अब रेयरफैक्शन की डेफिनेशन क्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेयरफैक्शन, कुछ लोग रेयरिफैक्शन पढ़ते हैं उसको। सो द रीजन, वो एरिया, वो स्पेस, वो जगह वेयर, जहां पर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स यानी अभी ये साउंड कहाँ में जा रही है, एयर में, तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। पानी में अगर ये स्विमिंग पूल में डुबकी मार के आवाज लगा रहा है स्विमिंग पूल के अंदर से, तो पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। सो द रीजन, यहाँ एयर है फिलहाल में, द रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, या मैं ऐसा भी बोल सकता था वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, is called a rarefaction, is called a rarefaction। कॉम्प्रेशन को कभी कभी कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंस हो जाना यानी डेंसिटी बढ़ जाना, एक नजदीक नजदीक आ जाना। सो दैट इज रेयरफैक्शन। ठीक है, कॉम्प्रेशन का डेफिनेशन आपको नहीं दिखा होगा अच्छे से। द रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्राउडेड टुगेदर इज कॉल्ड अ कॉम्प्रेशन। अब देखो यहां पर क्या बन गया, इसने पीछे धक्का मारा तो रेयरफैक्शन बन गया, और आगे वालों को भी धक्का मारेगा ये, तो आगे वालों को धक्का मारेगा तो आगे क्या होगा, सब पार्टिकल फिर से आगे कॉम्प्रेशन बन जाएगा, आगे पार्टिकल जमा हो जाएंगे, यहाँ के भीड़ जमा हो जाएगी पार्टिकल्स की यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टिकल्स की भीड़ यहाँ जमा हो गई। अब यहाँ जो पार्टिकल्स की भीड़ जमा हो गई, सबको आगे धक्का मार दिया इसने, तो कॉम्प्रेशन अब यहाँ बन गया, कॉम्प्रेशन यहाँ बन गया सी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रेयरफैक्शन है। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक रेयरफैक्शन है, पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, और यहाँ पार्टिकल्स ने भीड़ मचा के रख दिए, क्राउडेड हो गए, तो ये कॉम्प्रेशन है। तो ऑल्टरनेटली एक रेयरफैक्शन बना, एक कॉम्प्रेशन बना। अबे वाली जो आवाज यहाँ थी, अब वो अबे यहाँ पहुंच गया, जो अबे इसके मुंह से निकला था, जो यहाँ लिखा था मैंने, अब वो यहाँ लिख दिया, मतलब अबे वाली साउंड आगे बढ़ गई है। अब इसने क्या किया, दूसरी गाली बका, ये कॉम्प्रेशन है, और कॉम्प्रेशन का ये फर्स्ट पार्टिकल है, समझो इस कॉम्प्रेशन का ये पार्टिकल है, ये सब ने मिला के इसको दबा दिए। ठीक है, पहले यहाँ था पार्टिकल, समझो ये वाला, इसने सबको धक्का मारा तो ये दब गए, और यहाँ वाले पार्टिकल पे भीड़ जल गया, चिपक गए सब जाकर, तो ये पार्टिकल को गुस्सा आएगा। अब जब इस पार्टिकल को गुस्सा आएगा तो ये क्या करेगा, पीछे वालों को धक्का मारेगा, जोर के धक्का मारेगा, और आगे वालों को भी धक्का मारेगा, बोलेगा मुझे क्यों दबा रहे हो बे, चलो धक्का मार देगा गुस्से से। तो ये पार्टिकल एयर का धक्का मारेगा पीछे, तो क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल्स में जहां कॉम्प्रेशन था एक जमाने में, अभी यहाँ कॉम्प्रेशन था, लेकिन इसके पीछे धक्का मारने के कारण क्या होगा, यहाँ रेयरफैक्शन बन जाएगा, यहाँ के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है,
आप बोलेंगे सर यहाँ भी रेयर फ्रैक्शन बन गया और यहाँ भी रेयर फ्रैक्शन, नहीं, अब यहाँ रेयर फ्रैक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि इसने अगली गाली आगे का शब्द बोला साले, इसने बोला अबे साले, तो जैसे इसने साले बोला इसके मुंह से एयर निकली, तो एयर निकलने से यहाँ पार्टिकल्स की भीड़ जमा होगी, फिर से यहाँ पार्टिकल्स की भीड़ जमा होगी, तो यहाँ क्या बन गया? कॉम्प्रेशन बन गया। यहाँ कॉम्प्रेशन, यहाँ रेयर फ्रैक्शन, और ये फर्स्ट पार्टिकल ने पीछे वाले को धक्का मार के रेयर फ्रैक्शन बनाया, आगे वाले को धक्का मार के क्या करेगा? आगे वाले को धक्का मार के यहाँ कॉम्प्रेशन बनाएगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, नए पार्टिकल्स नहीं आते हैं, वही पार्टिकल्स जो थे वही चपक गए, एक जगह जमा हो गए वो पार्टिकल्स, तो यहाँ क्या बन गया? कॉम्प्रेशन। अब ये अबे वाली आवाज यहाँ रेयर फ्रैक्शन में नहीं है, ये अबे वाली आवाज यहाँ चलेगी, ये अबे है, कॉम्प्रेशन, बीच में रेयर फ्रैक्शन है, और फिर ये कॉम्प्रेशन है, ये पार्टिकल फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा? इनको पीछे धक्का मारेगा तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन बनेगा, और आगे वाले को धक्का मारेगा तो यहाँ कॉम्प्रेशन बनेगा। ये और यहाँ का फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा? ये आगे वालों को धक्का मारेगा तो यहाँ कॉम्प्रेशन बनेगा, यहाँ रेयर फ्रैक्शन, यानी जहाँ कॉम्प्रेशन होता है एक जगह, थोड़ी देर के बाद वहाँ रेयर फ्रैक्शन बन जाता है, फिर कॉम्प्रेशन बन जाता है, फिर रेयर फ्रैक्शन बनता। यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, ये आगे धक्का मारेगा तो इसको कॉम्प्रेशन बना देगा, पीछे धक्का मारेगा तो ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पार्टिकल भी पीछे धक्का मारेगा तो ये पार्टिकल्स ये आगे धक्का मारेगा, तो एक चीज यहाँ पर भी ये आगे धक्का मारेगा तो आगे कॉम्प्रेशन बन जाएगा, पीछे धक्का मारेगा तो यहाँ सी की जगह आर यानी रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है, और जब साउंड आगे ट्रेवल होती है तो देखो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बन जाता है, ये ऐसा देखो, लाउड स्पीकर से लेफ्ट हैंड साइड से आवाज़ निकली, और देखो ब्लैक वाले में कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स जमा हो गए, और बीच में वाइट वाला रेयर फ्रैक्शन है। हैव अ लुक एट दिस थिंग, ये देखो, ये कॉम्प्रेशन, पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर है, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, देन कॉम्प्रेशन, देन रेयर फ्रैक्शन। ये जूम के इसलिए मेरा फिंगर इतना मोटा दिख रहा है इसमें। ये कॉम्प्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ऑल्टरनेटली बन रहा है ना, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ये पार्टिकल्स के रूप में दिखा है, ये देखो कॉम्प्रेशन, एयर के पार्टिकल्स बहुत जमा हो गए यहाँ पे, ये रेयर फ्रैक्शन, बीच में पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। यहाँ फिर से कॉम्प्रेशन, पार्टिकल्स नज़दीक आ गए, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, पार्टिकल्स दूर दूर है। ये कॉम्प्रेशन हो गया, पार्टिकल्स की भीड़ जमा हो गई, ये रेयर फ्रैक्शन में दूर है। ये कॉम्प्रेशन में पार्टिकल्स नज़दीक आ गए। तो आई होप आप ये दोनों चीज़ों को देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस बन गए। अब साउंड वेव की वेवलेंथ किसे कहते हैं, वो हाउ डू वी डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव, क्योंकि साउंड क्या है, वेव है। वी ऑल नो दैट साउंड इज अ वेव, साउंड भी क्या है, वेव है। और कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ये जो साउंड वेव्स है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, इसका वेवलेंथ भी होता है। हर वेव का कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है। वेव को हिंदी में कहते हैं लहर, और मराठीत वेवला तरंग म्हणतात, तरंग, आणि वेवलेंथला तरंग लांबी म्हणतात, तरंग लंबाई, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। ये कॉम्प्रेशन, इस कॉम्प्रेशन के सेंटर से, इस कॉम्प्रेशन के सेंटर से इसका जो एडजेसेंट कॉम्प्रेशन है, नेक्स्ट कॉम्प्रेशन है, तो कोई भी बाजू बाजू वाले दो कॉम्प्रेशन के सेंटर से, फर्स्ट ये कॉम्प्रेशन के सेंटर से इस कॉम्प्रेशन के सेंटर तक जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉम्प्रेशंस। और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कि ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, सपोज कर लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो अब दूसरी बात देखो, वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन रेयर फ्रैक्शन एंड द सेंटर ऑफ नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन। यानी कोई बाजू बाजू वाले दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, या कोई बाजू बाजू वाले दो कॉम्प्रेशन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को भी वेवलेंथ। अगर दो कॉम्प्रेशन के सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस 1 मीटर है, तो दो बाजू बाजू वाले रेयर फ्रैक्शन के सेंटर से सेंटर का भी डिस्टेंस, यहां पर हम रेयर फ्रैक्शन बना देंगे, पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर कर देंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। लेट अस सपोज यहाँ रेयर फ्रैक्शन बन गया स्टूडेंट्स, दिस इज आर रेयर फ्रैक्शन। तो ये वाला जो रेयर फ्रैक्शन है, उसके सेंटर से बाजू वाला जो रेयर फ्रैक्शन है नेक्स्ट वाला,
उसके रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर है, रेड लाइन 1 मीटर की, तो ब्लू लाइन भी 1 मीटर की रहेंगी। सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ का मतलब होता है द साउंड वेव्स की वेवलेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू adjacent compressions or any two adjacent rarefactions. The distance between the centers of any two consecutive compressions or any two consecutive rarefactions. Consecutive यानी first and next. Adjacent यानी भी वही होता, consecutive यानी भी वही होता, successive यानी भी वही होता है. So the distance between any two consecutive compression, the distance between the centers of any two consecutive compressions or any two consecutive rarefactions is called wavelength of longitudinal waves और wavelength of sound waves भी उसी को हम बोल देते हैं। तो that both are correct। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आप कहोगे कि ट्रांसवर्स वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है फिर? तो चलो ट्रांसवर्स वेव पे फोकस करते हैं। ये देखो रस्सी में ट्रांसवर्स वेव्स आई है, ये वाली स्ट्रिंग में जो वेव्स आई सांप वाली, सांप सीढ़ी ऊपर नीचे वाली, तो इस वेव में ये जो ये दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव है दिस। तो ट्रांसवर्स वेव्स में आप देखो रस्सी उछलते बहुत ऊपर आ गई यहाँ पर, तो जब रस्सी ऊपर उछल जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, वी कॉल इट क्रेस्ट। वैसे क्रेस्ट का मतलब होता है मुर्गे के सिर पे जो रहता ना एक बना हुआ रेड कलर का कोई भी जो कॉक होता है मुर्गा, उसके ऊपर, या मिलिट्री वाले जो एमसीसी करते हैं या एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स करते हैं, उनको टोपी पहनाते हैं, उसमें मुर्गी का पंख को कुछ तो भी लगा रहता है, उसको भी क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट यानी पीक, हाईएस्ट हाइट, पीक। और ये वाला पीक, ये वाला हाइट, दिस इज ऑल्सो अ पीक, दिस इज ऑल्सो अ क्रेस्ट। पीक वर्ड हम एग्जाम में नहीं यूज करते, हम क्रेस्ट वर्ड यूज करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स, any two first and next crest या any two crest is called the wavelength of transverse waves. The distance between any two adjacent crests or any two adjacent troughs, ये देखो ये नीचे क्या है, ट्रोफ बना, इसको नीचे जो बनता ना सबसे, उसको ट्रोफ बोलते हैं या ट्रफ बोल देते कोई लोग, इसको हम वैली भी बोलते, खाई, गड्ढा नीचे बन गया ये। और यहाँ पर ये देखो दिस इज ऑल्सो अ ट्रोफ, ये भी नीचे ट्रोफ बना है, TROUJ ट्रोफ, ट्रोफ यानी ट्रे होता है वैसे, या वैली, यहाँ पे भी ट्रोफ बना है। तो कोई भी आजू बाजू वाले दो ट्रोफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहा जाता है। दो कोई बाजू वाले दो ट्रोफ्स के बीच में जितना डिस्टेंस रहता है उतना ही डिस्टेंस दो क्रेस्ट के बीच का होता है। अगर हम रस्सी को जंप करवा रहे हैं, ऐसे रस्सी उछाल रहे हैं और क्रेस्ट के बीच में सपोज 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना है, तो ट्रोफ और ट्रोफ के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस बनेगा। तो चाहे ट्रोफ से ट्रोफ के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलो या क्रेस्ट से क्रेस्ट के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलो, चलेगा, एडजेसेंट होना चाहिए वो। लेकिन सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट क्रेस्ट और एनी टू एडजेसेंट ट्रोफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अंडरस्टूड? अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, इनको सबको पास में ला लेते हैं। एंड लेट अस नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे सो दैट पिक्चर और क्लियर हो जाए। तो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल क्या है? वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, रस्सी में बनी हुई वेव्स या लाइट वेव्स या हाई टाइड एंड लो टाइड वाली वेव्स। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जांपल क्या है हमारे पास? साउंड वेव्स। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इज द साउंड वेव्स। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमको एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंशिएट करो। ये जो राइट हैंड साइड में जो कुछ पढ़े हमने, ये दैट वाज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गी क्यों वर्ड आ रहा? क्योंकि अलोंग पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, लंबे ऐसे लेफ्ट राइट, और वेव भी ऐसी जा रही है लेफ्ट की तरफ, तो पार्टिकल्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहे हैं, वेव भी होती है राइट 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 राइट, तो सॉरी लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इनमें डिफरेंशिएट बिटवीन, तो पहला डिफरेंस है डेफिनेशन। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स? द वेव्स इन विच
the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation are called transverse waves. Longitudinal waves का definition क्या है? The waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation are called longitudinal waves. यानी longitudinal और ट्रांसवर्स में बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है डेफिनेशन में. ट्रांसवर्स वेव्स में परपेंडिकुलर वर्ड आता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पैरेलल वर्ड आता है, बाकी सब एक ही है. इसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाइब्रेट होते हैं और इधर में पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दूसरा डिफरेंस क्या है? तो व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम alternate compressions and rarefactions are formed in the medium. alternate यानी एक compression फिर rarefaction, फिर compression फिर rarefaction, एक के बाद एक compression के बाद rarefaction. जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है. ऐसा नहीं होता कि रात 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 ही रहेंगी जिंदगी भर. सो पियानो में ब्लैक बटन व्हाइट बटन, ब्लैक बटन व्हाइट बटन, तो compression फिर rarefaction, फिर compression फिर rarefaction. तो when longitudinal waves travel through a medium, alternate compressions and rarefactions are formed in the medium. And when transverse waves travel through a medium, alternate crests and troughs are formed in the medium. ये देखो पहले क्या बना, नीचे trough, फिर crest, फिर trough, फिर crest, फिर नीचे trough, trough, crest, trough, crest, trough, crest, ऐसे बनते रहेगा. So when longitudinal waves travel through a medium, alternate compressions and rarefactions are formed. When transverse waves travel through a medium, alternate crests and troughs are formed in the medium. ये हो गए दो differences. तीसरा difference, when longitudinal waves travel through a medium, the pressure is not the same everywhere. When longitudinal waves travel through a medium, the pressure is not the same everywhere. Pressure is maximum at compression and pressure is minimum at rarefaction. यहाँ प्रेशर मैक्सिमम क्यों है? ज्यादा कंजेस्टेड पार्टिकल है. अगर आप क्लास में बैठे हो, एक बेंच पे 6 स्टूडेंट्स को बैठा दिए छोटे बेंच पर, तो क्या होगा? एक दूसरे को सब धक्का मारेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा आपस में एक दूसरे पे. और एक बेंच पे अगर 2 ही स्टूडेंट्स को बैठा है तो दूर दूर रहेंगे, प्रेशर कम रहेगा. तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर सेम नहीं है. कॉम्प्रेशन में ज्यादा प्रेशर है, सब एक दूसरे को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे, और यहाँ प्रेशर बहुत कम है, एक दूसरे को दबा नहीं रहे. रेयरफैक्शन में प्रेशर कम है. सो व्हेन longitudinal waves travel through the medium, pressure is not the same everywhere. But when transverse waves travel through a medium, pressure is the same everywhere. क्यों? रस्सी में कहीं ऐसा दिख रहा है आपको कि कहीं जमा हो गई, कंजेस्टेड हो गई रस्सी और कहीं दूर दूर है? नहीं, सब में इक्वल डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस सेम है. कहीं कंजेस्टेड वाला काम आया ही नहीं और कहीं दूर दूर वाला काम आया ही नहीं. So when longitudinal waves travel through the medium, pressure is not same everywhere. It is maximum at compression, minimum at rarefaction. When transverse waves travel through medium, pressure is the same everywhere in the medium. ठीक है? 3 differences हो गए. Fourth वाला difference, when longitudinal waves travel through a medium, the density is not the same everywhere. Density of the medium is not the same everywhere. क्यों? कॉम्प्रेशन में डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है. जब पार्टिकल्स एक दूसरे से क्राउडेड हो जाते हैं, पार्टिकल्स की भीड़ जमा हो जाती है, तो डेंसिटी बढ़ जाती है. अब आप कहोगे डेंसिटी क्या होती है सर? तो डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स कितने नजदीक नजदीक है. व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है उसके पार्टिकल्स पास पास में रहते हैं. तो वाटर के पार्टिकल्स पास पास में है, आइस के पार्टिकल्स दूर दूर है, इसलिए आइस की डेंसिटी कम है, तो आइस वाटर पे फ्लोट होता है. तो डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स कितने पास में है. अगर किसी चीज के पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक है तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और किसी चीज के पार्टिकल्स दूर दूर है तो उसकी डेंसिटी कम होती है. बताओ, 1 किलो कॉटन ज्यादा भारी होता है या 1 किलो आयरन लोहा ज्यादा भारी होता है? दोनों इक्वली भारी है, दोनों 1 किलो है, लेकिन कॉटन की डेंसिटी कम है. इतना सारा कॉटन लाना पड़ेगा जब 1 किलो रहेगा. कॉटन के पार्टिकल्स दूर दूर है और लोहे के पार्टिकल्स पास पास में, इसलिए थोड़ा सा लोहा भी 1 किलो भर जाता है. तो when longitudinal waves travel through a medium, density is maximum at compression and density is minimum at rarefaction. इतना डिटेल में नहीं लिखना, एग्जाम में सिर्फ ये लिखना. When longitudinal waves travel through a medium, density is not same everywhere. When transverse waves travel through a medium, density is the same everywhere. Density same, density not same, pressure not same, pressure same. ठीक है?
अगर ये इनको आप एक साथ लिखना चाहते हैं, एक ही पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी सेम इन ट्रांसवर्स वेव्स, प्रेशर एंड डेंसिटी आर नॉट सेम। प्रेशर भी कहीं ज्यादा कहीं कम होता है और डेंसिटी भी कहीं ज्यादा कहीं कम होती है इसमें। ये हो गए 4 डिफरेंसेस। पांचवा डिफरेंस क्या है? पांचवा डिफरेंस क्या है? तो सोचो सोचो सोचो। वेवलेंथ का डिफरेंस हम पांचवा बोलेंगे। The distance between the centers of any two consecutive compressions or any two consecutive rarefactions is called wavelength of longitudinal waves. और यहाँ बोलेंगे the distance between any two consecutive crests or any two consecutive troughs is called the wavelength of transverse waves. ये हो गए 5 differences. अब 6th वाला डिफरेंस कहाँ से लाए हम? 6th वाला डिफरेंस क्या बोलेंगे? मुझे सोचने दो, क्या 6th वाला डिफरेंस कोई बन सकता है? एग्जांपल दे देंगे। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स, है ना? रस्सी वाइब्रेट होती तो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। एक और डिफरेंस बता सकता था मैं, लेकिन वो नहीं है। रस्सी की वेव्स, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स भी 2 टाइप्स की होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में से ट्रैवल होता है, कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम में बोलते हैं, और सन से अर्थ पर लाइट आ रहा है, इसका मतलब लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। बट रिमेंबर, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हम ये पॉइंट नहीं लिखते, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स भी 2 टाइप्स की होती है। वो हमको डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में दिया होता है, 10th में इसकी डिटेल्स नहीं है। सो दैट वाज अबाउट द डिफरेंसेस। अब एक दो और छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव क्या होती है? हमारे पास कुछ मिनट्स बचे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, या एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्कस कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, और कोई भी वेव से हम डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का भी एम्पलीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का भी एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of the particle performing vibrations from the mean position, mean यानी from the central position, central लिख देता हूँ, mean के जगह easy word लगाते हैं, central position is called amplitude। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहा है एम्पलीट्यूड, हमको समझाएंगे? तो मैंने अभी समझाया कहाँ, मैंने तो सिर्फ डेफिनेशन लिखा। आप देखो समझाते हैं। एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, यू नो, जब साउंड वेव चल रही है तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। अब वो कैसे वाइब्रेट होते हैं, तो हम सिंगल पार्टिकल का केस कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज एक ही पार्टिकल है, कैन यू सी थिंग्स क्लियरली? यस। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, वैसे तो सभी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ये फर्स्ट पार्टिकल है, और इसने जैसे ही अबे कहा तो इसने अबे बहुत चिल्ला के बोला, बहुत जोर के। अभी ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, इसको हम कहते हैं 0 सेंटीमीटर, या इसको हम बोल देंगे, हाँ चलो ठीक है 0 सेंटीमीटर बोल देते हैं। अब इसने जोर के बोला, अबे बहुत जोर से चिल्ला के बोला, तो क्या होगा मालूम है? ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेट कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में लेफ्ट हैंड राइट वाइब्रेट हो रहा है, समझो ये। तो ये इधर कितने दूर जाता है? तो ये जाता है -3 सेंटीमीटर तक। नहीं, बहुत जोर से चिल्ला के बोला तो ये -10 सेंटीमीटर तक जा रहा। समझो ये 10 सेंटीमीटर, हालांकि नहीं दिखता है, मैंने अपने मन से वैल्यू ले लिया। और इधर +10 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे प्लस और माइनस क्यों लगा रहे सर? तो ग्राफ में आप मैथ्स में ऐसे ही करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, सॉरी इसको एक्स एक्सिस प्लस बोलते हैं और इधर एक्स डैश एक्सिस को माइनस बोलते हैं। तो ये पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, कितना वाइब्रेट हो रहा है? उधर जाता है 10 सेंटीमीटर आगे, बीच में आता, फिर 10 सेंटीमीटर पीछे, 10 10 10 -10 10 -10, जोर जोर के वाइब्रेट होगा। तो हम क्या बोलते हैं? इसका एम्पलीट्यूड जो है, हम बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड को ए से बताते हैं। एम्पलीट्यूड इज +10 सेंटीमीटर। बोले इसका एम्पलीट्यूड +10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस दोनों क्यों लगा रहे एक साथ? क्योंकि वो आगे पीछे जा रहा। और कितने सेंटीमीटर जा रहा है? उसकी सेंट्रल पोजीशन क्या है? 0 सेंटीमीटर। सेंट्रल पोजीशन यानी 0 सेंटीमीटर। और जब जोर जोर से बातें करते तो एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है। जितना चिल्ला के जोर से बात करोगे उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, लाउडनेस। और अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हो, किसी को कोई टॉपिक आप अगर बहुत धीरे धीरे समझा रहे हो, तो क्या होगा मालूम है?
अगर ये एयर का पार्टिकल है और ये मीडियम का पार्टिकल है और ये अभी 0 सेंटीमीटर है और आपने इसको वाइब्रेट करा दिए, तो ये कैसा वाइब्रेट होगा मालूम है? ऐसा। ये बीच में 0 सेंटीमीटर है, इधर रहेगा +2 सेंटीमीटर और इधर रहेगा -2 सेंटीमीटर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? तो ±2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि धीरे बात कर रहे हैं। ये लाउड साउंड है, जो रेड वाला है लाउड साउंड रहेगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा यानी लाउडनेस ज़्यादा, लाउडनेस मोर। और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड कम है मतलब लाउडनेस भी कम रहेगा, लाउडनेस लेस। तो जब हम धीरे धीरे बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पर नज़दीक नज़दीक में वाइब्रेशन करते हैं, और जब हम चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक वाइब्रेट होते हैं। साहब जी, बहुत दूर दूर तक वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो +10 -10, इससे भी ज़्यादा चिल्ला के बोल रहा हो कोई तो +20 -20 +20 -20 ऐसा होगा। और अगर धीरे धीरे बात करें +2 -2 +2 -2, इससे भी धीरे बात करें तो ऐसा होगा, बहुत धीरे। और बात ही नहीं करें तो पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं होगा नॉर्मली, है ना, ऑसिलेशन नहीं करेगा। उसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स का भी एम्पलीट्यूड होता है, ट्रांसवर्स वेव्स का भी एम्पलीट्यूड होता है। अगर रस्सी, कोई पर्सन ऐसे रस्सी उछाल रहा है, ये बीच की लाइन है, और कोई पर्सन रस्सी ऐसे उछाल रहा है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे ऐसे, तो इसका ऊपर अब पार्टिकल कैसा उछलता है इसमें? अप डाउन अप डाउन। तो ये ऊपर, ये देखो, ये बीच की लाइन को हम बोलेंगे 0 सेंटीमीटर, और ये ऊपर की लाइन को हम बोलेंगे +10 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे प्लस क्यों? तो वाई एक्सिस है वो, और नीचे की क्या है? वाई डैश है। और नीचे का डिस्टेंस कितना है डाउन वाला? तो हम बोलेंगे ये -10 सेंटीमीटर है। तो ये जोर क्या होगा? जोर, ये रस्सी जो है ये इसको जोर से उछाल रहा है, +10 -10 +10 -10, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? इसका एम्पलीट्यूड हो गया +10 सेंटीमीटर। और अगर हमारे पास कोई दूसरी रस्सी है और उसको हम सिर्फ ऐसा उछाल रहे हैं, ऐसी जंप दे रहे हैं रस्सी को, देखो इतनी सी, तो हम क्या बोलेंगे? यार ये रस्सी ऊपर कितना उछल रही है? दिस इज 0 सेंटीमीटर बीच का 0, और ऊपर कितना उछल रही है? ओनली +2 सेंटीमीटर। और नीचे कितना उछल रही है नीचे की लाइन में? तो ओनली -2 सेंटीमीटर, क्योंकि वाई डैश एक्सिस रहती नीचे के ऊपर की वाई, इसलिए प्लस और माइनस लगा दिया हमने। तो रस्सी ऐसे उछल रही है। आप बोलेंगे तो इसके एम्पलीट्यूड से क्या होता है? तो लाइट वेव्स क्या होती है? लाइट में ऑसिलेशंस होते हैं। लाइट वेव्स कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव्स है। तो जो ब्राइट लाइट होता है, एकदम हाई पावर का लाइट है, ज्यादा वाट का लाइट है, तो उसमें से जो लाइट वेव्स निकलती है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है, उसकी हाइट ज्यादा रहती है एम्पलीट्यूड की, ऐसी। और जो डिम लाइट रहता है, 0 बल्ब है, छोटा एलईडी है, कम पावर का है, तो उसमें से जो लाइट निकलता है उसकी जंप, उसका एम्पलीट्यूड कम रहता है लाइट का। अच्छा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वाइब्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन ऑन बोथ द साइड्स, ऑन आइदर साइड। आप बोलेंगे आइदर साइड क्यों? आइदर साइड यानी उधर भी +10, इधर -10, उधर +10, इधर -10। आइदर साइड यानी बोथ साइड्स। आइदर का मतलब है बोथ साइड्स, दोनों तरफ में। इसमें भी ऊपर भी नीचे भी, ऊपर 10 सेंटीमीटर तो नीचे भी 10, +10 -10 +10 -10 +10 -10, ये +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो ये डिम लाइट है। डिम लाइट का एम्पलीट्यूड कम होता है, डिम लाइट का एम्पलीट्यूड कम होता है। और ये ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। या आप रस्सी का एग्जांपल ले सकते हैं। रस्सी जोर जोर से ऊपर नीचे उछाल रहता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, और रस्सी को ऐसे वहीं की वहीं उछाल रहता है, एम्पलीट्यूड कम। तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड का मीनिंग समझ गया। अब एम्पलीट्यूड से लाइट का ब्राइटनेस डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है। लेकिन ब्राइटनेस और लाउडनेस को ध्यान में मत रखो, बस ये याद रखो कि एम्पलीट्यूड यानी होता है कितने दूर दूर उछलते, कितने दूर दूर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। अब हम यहाँ रुक जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।